चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी कोशिका में सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो है नाभिक। सेल के अंदर नाभिक की खोज यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें डैश होता है। नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें होता है अम्ल। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। लोहे में जंग लगना इसमें से किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, लोहे में जंग लगना एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो जंग है इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, यानी कि इस लोहे के ऊपर इसका परत चढ़ जाता है जिसके कारण ये लाल भूरे रंग का हो जाता है और इसी को हम लोग जंग बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा वो भी आंतरिक अंग, हमें आंसर करना है यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और ये यकृत ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कभी आपसे पूछे सवाल में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वहाँ आंतरिक नहीं लिखा होगा, सिर्फ अंग लिखा होगा। वैसे कंडीशन में आप आंसर दोगे स्किन को, चमड़ा को। लेकिन अगर सवाल में लिख कर आ जाए आंतरिक अंग कौन सा है तब आप आंसर टिक करोगे यकृत यानी कि लीवर। तो लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें बहुत ही पतली सुई का उपयोग किया जाता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी डेप्थ तक ये जा सके। अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? भर्जन यानी कि रोस्टिंग। एक होता है रोस्टिंग यानी कि भर्जन और एक होता है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या होता है? सल्फाइड ओर को, सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है हवा के उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ये सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में। कैल्सिनेशन यानी कि निष्पातन, इसमें जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं उसको गर्म किया जाता है लेकिन यहाँ हवा नहीं चाहिए यानी कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और फिर यहाँ से भी ऑक्साइड में कन्वर्जन हो जाता है इस ओर का। एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद रिडक्शन करवाया जाता है यानी कि अवकरण करवाया जाता है। ये देखो, जिंक ऑक्साइड से यहाँ जिंक मिल गया, इस मेटल ऑक्साइड से यहाँ मेटल मिल गया। अब इस अवकरण में एक अवकारक का यूज किया जाता है यानी इस रिडक्शन में एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है और इस रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यहाँ कार्बन का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी यूज किया जा सकता है बट आपके एग्जाम में बार बार कार्बन के ऊपर सवाल पूछा जाता है। हो सके आपको ऑप्शंस में कार्बन ना लिख करके कोक मिले तो आपको आंसर कोक करना है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कोक का यूज किया जाता है यानी कि कार्बन का यूज किया जाता है। तो हमें यहाँ भर्जन पे सवाल पूछा गया है तो सल्फर निकालने के लिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? आवर्धित प्रतिबिंब देखना है तो ये हमें अवतल दर्पण ही दे सकता है, तो बी इसका राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन पे रोक लगाने की बात करती है। तो इसमें 6 गैस हैं। उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? यानी कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें जब प्रोडक्ट बनता है तो साथ में हीट भी इवॉल्व होती है, ऊष्मा भी निकलती है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको हीट चाहिए होता है या फिर बोल दो जिसको एनर्जी चाहिए होता है फॉर्म में और तब जाकर के वो प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जो ऊष्मा को अवशोषण करे वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और जिसमें ऊष्मा निकले वो ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह 1 के समान आवर्त से संबंधित है? तो ये सवाल जो पूछा गया ये गलत पूछा गया है। यहाँ आवर्त नहीं होना चाहिए था, यहाँ समूह होना चाहिए था, तब जाकर के हमारा आंसर ये हो जाएगा। जो फर्स्ट ए है जिसे हम लोग पहला ग्रुप बोलते हैं, इसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये हमारे पहले आवर्त के तत्व हो जाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर होगा जब यहाँ आवर्त लिख करके ना रहे, समूह लिखा हो। और ये सवाल सबके लिए इग्नोर कर दिया गया था जेईई के एग्जाम में, क्योंकि ये सवाल जो यहाँ पूछा गया है यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता? तो फेफड़ा, गुर्दे यानी कि किडनी और आंख, ये सब तो जोड़े में मिलते हैं। मुंह ये जोड़े में नहीं पाया जाता।
संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच डैश की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। तो संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच अनियमितताओं इरेगुलरिटीज की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है, फ्रिक्शन का कारण बनती है। मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए पानी चाहिए होता है। ये प्लांट्स रूट से पानी को लेते हैं और रूट से ये मिट्टी से लेते हैं। तो मिट्टी से पानी रूट्स के अंदर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो परासरण इसका राइट आंसर होगा। और ये पानी को फिर आगे ऊपर तक लेकर जाएगा जाइलम टिश्यू, जाइलम ऊतक। 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। 1 ओम के 4 प्रतिरोध है, सब के सब श्रेणी क्रम में है। तो 1 + 1 + 1 + 1 4 ओम हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है? ये आपको तीनों ही ध्यान में रखना है। लिटमस पेपर के बारे में तो आप लोग बार बार पढ़ते ही हो। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, ये दोनों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आप देख सकते हो, ये pH 7 से ऊपर जा रहा है, यानी ये हमारा साइड हो गया बेसिक क्षारीय, और ये हो गया हमारा एसिडिक यानी कि अम्लीय। 7 पे हो गया न्यूट्रल। लिटमस पेपर के केस में देख लो, जब ये न्यूट्रल है तो पर्पल कलर का है, और जैसे एसिडिक मीडियम में गया ये नीला हो, सॉरी बेसिक मीडियम में गया ये नीला हो गया, और जैसे अम्लीय प्रकृति में आया ये लाल हो गया। मिथाइल ऑरेंज के केस में देख लो, जब न्यूट्रल है या फिर क्षारीय है तब इसका कलर पीला है, और जैसे ही माध्यम अम्लीय माध्यम हो जाता है ये लाल हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन में देखो, जब उदासीन है या फिर जब अम्लीय है ये कलरलेस है, ये रंगहीन है, और जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाएगा ये पिंक कलर का हो जाएगा। यहाँ मिथाइल ऑरेंज में ये जो कलर है ये ऑरेंज है, और ये हो जाएगा पिंक, और यहाँ लिटमस पेपर में ये रेड है। हमसे अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है ये पूछा है। तो अम्लीय विलयन में या फिर उदासीन में कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। अगर यहीं पर क्षारीय होता तो ये गुलाबी हो जाता। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो द्विपरमाणुक होता है, ये डायटोमिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है, यानी कि सीड बोर्न डिजीज नहीं है? ये हो जाएगा आलू में होने वाला मौजिक रोग। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शक्ति। जो पावर होता है ये होता है वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। ये टाइम है टी। डैश की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये हो जाएगा निकल। साबुन अणु में एक डैश होता है। ये देखिए, ये साबुन अणु है, साबुन का ये मॉलिक्यूल है, इसका 2 एंड्स हैं, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। एक होता है जल रागी सीरा, यानी जिसे जल से प्यार है ये जल में घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। एक होता है जल विरागी सीरा, जिसे जल से प्यार नहीं है, ये जल में नहीं घुलेगा। तो एक साबुन अणु के पास ये जो सीरा है, ये शीर्ष वाला भाग है, ये होता है जल रागी सीरा, यानी कि जल से इसे स्नेह है, तो जल स्नेही शीर्ष हो जाएगा, और ये जो है पूंछ है, ये जल विरागी पूंछ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब एथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है? जब एथेनॉल यानी कि CH3 CH2OH सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा, साथ में यहां इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम एथॉक्साइड CH2 CH3 CH2ONA, ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड। न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं। तो एकमात्र तत्व हाइड्रोजन है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? प्यूबर्टी तक ये ग्रंथि सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। ये है हमारे दोनों लंग्स के बीच प्रेजेंट थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड के बारे में भी आप ये याद रख सकते हो कि ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। सिर्फ ग्लैंड की बात करें कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है,
एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मिला करके तो लीवर है। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कुत्ते के काटने से होती है रैबीज, और रैबीज के टीके की खोज सबसे पहले किया लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर। बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन C की कमी से होती है स्कर्वी। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो खसरा हो जाएगा रूबोला वायरस के कारण। जब पानी में अम्ल की थोड़ी मात्रा डाली जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो जब अम्ल में पानी डाला जाएगा तो ये आयंस में टूट जाएंगे, H+ और साथ में जो उसका कंजुगेट बेस होगा उसमें टूट जाएंगे। साथ में अम्ल और पानी का मिलना ये डाइल्यूशन कहलाता है। तो आयनीकरण और तनुकरण दोनों इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी? जल के तापमान में कमी हो जाए, जल के तापमान में कमी हो जाए तो वाष्पीकरण में वृद्धि नहीं होगी, वाष्पीकरण के दर में कमी हो जाएगी। जल के तापमान में वृद्धि हो जाए तो वाष्पीकरण के दर में वृद्धि हो जाएगी। बी हमारा राइट आंसर होगा। गुरुत्वजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल g से डिनोट करते हैं। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल G से डिनोट करते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हर किसी का कैलोरीफिक वैल्यू दे रखा है। 1 किलोग्राम इनमें से कोई सा भी फ्यूल उठा लो, 1 किलोग्राम उसको जलाओ तो जितना एनर्जी आपको मिल जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें से अगर हम हाइड्रोजन का 1 kg लेते हैं तो हमें देखो किलो जूल में इतना एनर्जी मिलने वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा यही है, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू। पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? ये मिलती है हमें बीन से यानी कि फली से। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक उसी को होता है जिसका वेवलेंथ कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। गन्ना में डैश पाया जाता है? गन्ना में सुक्रोज होता है, और सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ग्लूकोज और फ्रक्टोज इस दोनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सुक्रोज का C12H22O11, ये C6H12O6। तो इस दोनों में अंतर क्या है? इस दोनों में अंतर यह है कि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, ये होता है कीटोन। बट दोनों का जो फॉर्मूला होता है ये यही होता है C6H12O6। हम लोग जो घर में चीनी खाते हैं वो यही होता है, सुक्रोज होता है। ये सुक्रोज डाइसेकेराइड है, जब ये टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ये होता है CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये भी याद रखना, क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल नेम है यह है ट्राइक्लोरोमीथेन। किसी दिए गए रंग और माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, यह कौन सा नियम है? तो साइन I बट्टे में साइन R, I हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, R हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये होता है स्नेल का नियम। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? ये कहलाता है परभक्षी। देखो, एक है परजीवी, ये भी दूसरे पर आश्रित रहता है। एक होता है परभक्षी, ये भी दूसरे पर आश्रित रहता है। यानी एक है प्रीडेटर और एक है पैरासाइट। बट इस दोनों में अंतर ये है, परजीवी का कोई एक ही होस्ट होता है, यानी कोई एक ही आश्रय दाता होगा, और इसमें एक से ज़्यादा होस्ट होता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, कई आश्रय दाताओं, यानी कई सारे होस्ट होते हैं। ये हो जाएगा परभक्षी। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, सिंबल होता है कैपिटल W। जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं? कमानी बल यानी कि स्प्रिंग बल, ये तो होगा नहीं। अस्थिर वैद्युत बल, ये तो चार्जेस के बीच में लगता है, आवेशों के बीच में लगता है, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय बल, ये भी नहीं होगा।
बचना है हमारा घर्षण बल, यही हमारा राइट आंसर होगा। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? ये कहाँ मिलता है हमें? अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश बनता है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो नमक भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है, पानी भी बनता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? मवेशियों में मुख और पैरों के रोग विषाणु के कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 यानी कि यह है नियोन, यह है आर्गन, यह है क्रिप्टन, यह है जेनॉन। ये सब क्या है? ये है अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस ग्रुप नंबर 18 में मिलते हैं। एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। ये जो पदार्थ X है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब ये जो पदार्थ X है ये हमारा है क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय है। और मैंने अभी आपको ये दिखाया था मिथाइल ऑरेंज के केस में कि ये क्षारीय और उदासीन प्रकृति में पीला रंग दिखाता है और जब ये अम्लीय माध्यम में आएगा तो ये नारंगी रंग दिखाएगा, ऑरेंज। तो क्योंकि ये क्षारीय है तो क्या करेगा? ये मिथाइल ऑरेंज को बदलकर पीला कर देगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 250 डिग्री सेल्सियस और पानी की भौतिक अवस्था क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है, ये हो जाएगा गैस। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोस का द्रव में पिघलना, ये एक अवस्था परिवर्तन हो गया। गैस का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी एक अवस्था परिवर्तन हो गया। द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भी एक अवस्था परिवर्तन हो गया। कोई सा भी अवस्था परिवर्तन ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। पदार्थों का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, ये हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए किया जाता है? ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके हिसाब से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल के पास, सबसे कम बैंगनी के पास। एनएरोबिक बैक्टीरिया पानी के नीचे मौजूद जो वनस्पति सामग्री होते हैं, वेजिटेटिव सबस्टांसेस होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं ऑक्सीजन के अब्सेंस में। ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसलिए क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, इसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है और यहाँ से ये जीवाश्म ईंधन बनाते हैं। ये कौन सा ईंधन हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? ये हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन यानी कि माइक, हम लोग बोलते हैं, ध्वनि तरंग देते हैं, फिर ये जो माइक्रोफोन होता है ये ध्वनि तरंग को कैच करता है और उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर जो तार होता है यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में गया और उसके बाद होता है स्पीकर। अब क्या होगा? इस स्पीकर में ये इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर से ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लाउड स्पीकर हो चाहे हेडफोन हो, लाउड स्पीकर या फिर हेडफोन, इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बट माइक्रोफोन में क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एम्पलीफायर ये साउंड को ऊंचा करता है यानी कि लाउडनेस को इंक्रीज करता है एम्पलीफायर। तो आज का हमारा पहला सवाल है 151 से, तपेदिक यानी कि टीबी। टीबी डैश की बीमारी है। टीबी ये फेफड़े की बीमारी है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है। टीबी होता है बैक्टीरिया के कारण, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर जो कि आर्द्रता मापता है, तो बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। परमाणु संख्या जिसे हम A से डिनोट करते हैं, परमाणु क्रमांक जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या ये होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो हमसे अंतर पूछा है A और Z का। A और Z का अंतर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक क्या है? भार क्या है? ये बल है, तो बल का जो एसआई मात्रक होगा वही हो जाएगा भार का, तो न्यूटन हमारा राइट आंसर होगा। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? यह बीमारी है फाइलेरिया, हाथी पाँव, फील पाँव, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है गोल कृमि के कारण।
पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग यहाँ छूट गया है। हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, क्लोरोफिल के कारण। यौगिक CH3CH2CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए जो हमारा रूट वर्ड आता है ये आता है प्रोप, तो एक ही आपको दिखेगा ए। ये प्रोपेन है, प्रोपेन, यानी इसके लास्ट में आया है एन। एन उसके लास्ट में आता है जो एल्केन फैमिली का होता है। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किसी बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? वस्तु से प्रकाश प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रही है, यानी कि वस्तु है अनंत पर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण ये परावर्तन के बाद ये ऐसे चली जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फोकस। एक्चुअल में तो ये अपवर्तित होकर के आगे निकल जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मुख्य फोकस से आ रही है, तो मुख्य फोकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो हैजा यानी कि कोलेरा, खसरा यानी कि मीजल्स, मलेरिया, ये सब के सब संक्रामक रोग है। मधुमेह ये संक्रामक रोग नहीं है, ये हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश कहलाता है। ये कहलाता है एक्टिन। एक्टिन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सब के सब धातु है। नाइट्रोजन ये अधातु हो जाएगा। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित होता है, संग्रहित और सांद्रित होता है? पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, तो इसमें संग्रहित होता है बाइल जूस यानी कि पित्त। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है, तो एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये सभी बने होते हैं प्रोटीन से। तो प्रोटीन ही इसका मुख्य अवयव होता है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए यानी कि इमेज प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों, अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है? MRI स्कैन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। CT स्कैन और एक्सरे में तो एक्सरे का यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अल्ट्रासाउंड वेव का यूज किया जाता है। कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ये आँख में पाए जाते हैं। 20 का राइट आंसर होगा। नेत्रदान में हम लोग कॉर्निया का दान करते हैं। निम्नलिखित में से किस वसा अम्ल से साबुन नहीं बनता? तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताना है किस फैटी एसिड से साबुन नहीं बनता। इसमें से एक तो आप बता ही सकते हो एस्टेरिक एसिड, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था इसे, और वहाँ मैंने आपसे बताया था कि सिर्फ एस्टेरिक एसिड ही नहीं है जो कि फैटी एसिड है, और भी होते हैं। ये मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था। एस्टेरिक एसिड ये बेस के साथ रिएक्शन किया और सोडियम स्टेरेट जो कि साबुन है, सॉल्ट है, और इसके साथ बना था बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एस्टेरिक एसिड ही नहीं है जो कि फैटी एसिड है। इसके अलावा देखो कौन कौन सा होता है। ऑलिक एसिड भी होता है, पामिटिक एसिड भी होता है। ये NCERT का कटिंग है, तो यहाँ से पामिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल ये दोनों आंसर हो जाएगा। ब्यूटारिक अम्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटारिक अम्ल ये आपको बटर में मिलेगा, मक्खन में। डैश की कमी स्कर्वी का कारण बनती है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है। D की कमी से रिकेट्स, A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और K की कमी से ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम। डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, क्या हो जाएगा? ये पारा। ठीक है, Hg, मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। एक सवाल है आपके लिए, कमेंट करके बताइए, मरकरी का एक ओड़ का नाम बताइए। मरकरी पारा का एक अयस्क का नाम बताइए कमेंट करके। डैश एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है, तो आम का तेल आपने नहीं सुना होगा, टमाटर का तेल, आलू का तेल, ये सब आपने नहीं सुना होगा। मूंगफली का तेल तो हम लोग जानते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मोग का एक प्रमुख कारक है? प्रकाश रासायनिक स्मोग का एक प्रमुख कारक है कौन सा पॉल्यूटेंट? ये हो जाएगा O3 यानी कि ओजोन। क्षार का रंग कैसा होता है? क्षार का रंग फिनोल्फ्थलीन के साथ नीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ, यहाँ जो लिखा हुआ है ना ऑरेंज के साथ पीला, यही ऊपर आएगा यहाँ पे। तो हमसे देखो फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में दे रखा है, तो क्षार के साथ देखो मिथाइल ऑरेंज के केस में पीला हो जाएगा,
और फिनोल्फ्थलीन के केस में ये पिंक हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो ये है फिनोल्फ्थलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है, यानी लाल रंग का ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन इसलिए सबसे कम होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है और धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? तो नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, संतरा में भी सिट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब अम्लीय प्रकृति के हैं, सब एसिडिक नेचर के हैं। एक अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। अवतल लेंस दे रखा है। अवतल लेंस के केस में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग जो फोकल डिस्टेंस है ये नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे -15 सेंटीमीटर। वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हमेशा वस्तु दूरी मैंने आपको बताया हुआ है कि नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये लेंस है और हमें प्रतिबिंब दूरी चाहिए। हम लोग लेंस सूत्र का यूज करेंगे 1/f = 1/v - 1/u। अगर मिरर होता तो यहाँ प्लस होता। हमें चाहिए v, तो यहाँ से पहले 1/v लिख लेते हैं। तो 1/f + 1/u। अब वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/में -15, ये प्लस और ये 1/में -30। इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, ये आएगा -2 और ये आएगा -1। यहाँ से आ गया -3/30 यानी कि -1/10। अब इसको हम उलट देंगे तो भी आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? मैक्सिमम जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये होती है हीलियम के पास और मिनिमम ये सीजियम के पास। इससे भी कम फ्रांसियम के पास होता है, बट फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो सीजियम ये मिनिमम हो जाएगा। एग्जाम में भी सीजियम ही आता है, फ्रांसियम नहीं आता है। और हीलियम ये मैक्सिमम हो जाएगा। किस केस में? आयनीकरण ऊर्जा के केस में। आयनीकरण ऊर्जा हमारे पीरियोडिक टेबल में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयनीकरण ऊर्जा है, ये बढ़ती है। और जब हम ग्रुप में, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तब ये आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुविक है, यानी कौन सा पॉली एटॉमिक है? तो ये क्लोरीन है, डाइएटॉमिक, सल्फर ये ऑक्टा एटॉमिक है, यानी इसमें 8 परमाणु है। सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2। तो सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस के साथ आपको 4 बताना है, यानी फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का SI मात्रक क्या है? तो कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में kg स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। G का मान हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। और G का मान ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? ये होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? ये सन से आने वाली प्रकाश को ट्रैप करता है और उस सन के प्रकाश में होती है लाइट एनर्जी। तो ये लाइट एनर्जी का यूज करता है प्लांट्स खाना बनाने में। बट ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम, पकड़ के रखने का काम क्लोरोफिल करता है, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसके कारण लीव्स, पत्तियां हरी होती है प्लांट्स के अंदर। इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सी इसका राइट आंसर होगा। इस मशीन को तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, रियल में ना सही तो टीवी में, मूवीज में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, ये कुछ इलेक्ट्रोड पैड्स लगे होते हैं हार्ट के पास।
ये इलेक्ट्रोड पैड्स क्या करते हैं, हार्ट की जो एक्टिविटी चल रही है, हार्ट की जो रिदम है, हार्ट जिस रेट से बीट्स हो रहे हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इस मशीन में ट्रांसमिट करता है। फिर ये मशीन ग्राफ के फॉर्म में उन एक्टिविटीज़ को दिखाती है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि एक मशीन है और ये मशीन ग्राफ के फॉर्म में हमारे हार्ट के एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे मोजले ने दिया, उसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं, ये सही है। और परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ये भी सही है। आवर्त 1 में केवल 1 तत्व है, ये गलत हो जाएगा। आवर्त 1 में 2 तत्व हैं, ये 2 कौन कौन से हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। यानी कि आवर्त 1 में सिर्फ गैस है, गैसियस एलिमेंट्स हैं। डैश के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल ठोसों के अणु के बीच होता है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। तो ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। लाउडनेस यानी कि ध्वनि ऊंचा है या नीचा है, तो ये निर्धारित होता है आयाम से, एम्पलीट्यूड से। और आवाज़ पतली है या मोटी है, ये निर्धारित होता है आवृत्ति से। आवृत्ति अगर ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो हम लोग बोलते हैं तारत्व। तारत्व ये ज़्यादा होगा, यानी कि पिच ज़्यादा होगा। और पिच ज़्यादा होगा तो आवाज़ हो जाएगी पतली, पिच अगर कम हुआ तो आवाज़ हो जाएगी मोटी। स्क्रू बॉल बियरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव होता है। तो घर्षण के क्या होता है, घर्षण से क्या होता है, क्षति पहुंचता है। तो घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। पारंपरिक स्रोत यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स या फिर एग्जॉस्टेबल सोर्स, जो एक बार एग्जॉस्ट हो गया, एक बार खत्म हो गया तो उसे बनने में न जाने कितने साल लगेंगे, करोड़ों वर्ष लगेंगे। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब। तो पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है गैर नवीकरणीय स्रोत, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझे चूने, जिसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। काली खांसी यानी कि वुपिंग कफ को डैश भी कहा जाता है। काली खांसी को पर्टुसिस कहा जाता है। ये जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसके नाम में पर्टुसिस आता है, इसीलिए काली खांसी को पर्टुसिस भी कहा जाता है। एक काला बुखार होता है, ब्लैक फीवर, जिसे हम लोग काला जर बोलते हैं, काला अजर, तो वो होता है लेशमीनिया प्रोटोजोआ के कारण। स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है। स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है। परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये तो गलत हो जाएगा। धारा की वजह से तंतु फिलामेंट गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं। घरेलू वायरिंग में परिपथ में जो भी उपकरण लगे होते हैं वह समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है। ये होता है CaOCl2। अर्थ क्रस्ट में यानी कि भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तत्व बोला है, तत्व में हमारा धातु भी आता है और अधातु भी आता है, यानी कि मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं और उपधातु भी डाल सकते हो आप, मेटलॉइड्स भी आते हैं। तो कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये नॉन मेटल है, ये सबसे अधिक पाया जाता है। सॉरी, हमसे दूसरा पूछा है ना, तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। पहले नंबर पर है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम। लेकिन सवाल आप ध्यान से देख लेना कि क्या पूछा गया है। तत्व पूछे तो ऑक्सीजन आंसर करना है, धातु पूछे तो जाकर के आपको आंसर एल्यूमिनियम करना है, और अगर उपधातु पूछे तो सिलिकॉन करना है। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिको लीगल नाम क्या है। यानी एक डेड बॉडी को चीर फाड़ करने के लिए जो लीगल कानून है मेडिकल के फील्ड में, उसका क्या नाम है। तो ऑटोप्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकल दूरी 1 मीटर है। तो लेंस की क्षमता बराबर 1 बटे में फोकल लेंथ, यही होता है।
और ये फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, तब जा कर के हमारा जो पावर है ये डायोप्टर में आएगा। तो अगर हम फोकल डिस्टेंस 1 मीटर डालेंगे तो पावर हमारा 1 डायोप्टर आएगा। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है, जो मस्क्यूटोज है उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, ये हो जाएगा गैम्बूसिया। गैम्बूसिया ये मछली है जो इन मच्छरों को खा जाएगी, क्योंकि ये जो मछली है गैम्बूसिया ये अपना पोषण इन मच्छरों से ही प्राप्त करती है। हैजा जो कि गंदे दूषित पानी से फैलता है, और मलेरिया जो कि मच्छर से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? अगर सबसे हल्का तत्व पूछे यानी धातु अधातु धातु सब मिला करके, तब तो हाइड्रोजन हो जाएगा आंसर। लेकिन धातु पूछे तो आंसर आपको लिथियम करना है। और आवर्त सारणी का पहला धातु भी यही है, पहला तत्व हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम और तीसरा लिथियम। तो लिथियम यह हमारे आवर्त सारणी का पहला धातु है। भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा स्टार्च। तो अगर हम स्टार्च पर आयोडीन डालते हैं तो आयोडीन का कलर ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर स्टार्च नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा। अगर कोई ऐसा फूड है, कोई भोजन है, अगर हम उसमें आयोडीन डाल दें और वो ब्लू ब्लैक हो जाए, मतलब उस भोज्य पदार्थ में आयोडीन है, स्टार्च है। जब कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 विलयन का अभिक्रिया करवाया जाता है लोहा के साथ, तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है, यानी कॉपर बनता है यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि इस आयरन ने इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को भगा दिया और बना लिया अपना फेरस सल्फेट। ये क्या है? यह एकल विस्थापन अभिक्रिया।